जय हिंद दोस्तों, जोहार। स्वागत है आप सभी का सुपर 60 के और एक नए सेशन में। सुपर 60 के इससे पहले हम लोग 8 सेशन कर चुके हैं और ये हम लोग का 9वां सेशन है। और सुपर 60 सेशन में कुल 60 प्रश्न होते हैं, जो कि झारखंड सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होते हैं, सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होते हैं और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न होते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो है, किस पुराण में झारखंड क्षेत्र को कुटुकलाड कहा गया है? किस पुराण में झारखंड क्षेत्र को कुटुकलाड कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भागवत पुराण में झारखंड को कुटुकलाड कहा गया है। इसमें और सवाल पूछे जा सकते हैं कि विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो विष्णु पुराण में झारखंड को कहा गया है मुंड और वायु पुराण में झारखंड को कहा गया है मुरुंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फनी मुकुट राय के समय नागवंशी राज्य कितने गढ़ों में विभाजित था? फनी मुकुट राय जो थे वो नागवंशी राज्य के प्रथम राजा भी थे और इनके समय जो राज्य कितने गढ़ों में विभाजित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 84 गढ़ों में विभाजित थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने 1310 ईस्वी में छोटनागपुर पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन के किस सेनापति ने आक्रमण किया था? तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी, मलिक काफूर। मलिक काफूर ने छोटनागपुर पर आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तमाड़ विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो तमाड़ विद्रोह जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था 1782 ईस्वी को और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठाकुर भोलानाथ सिंह प्रथम चरण का जो नेतृत्व किए थे वो थे ठाकुर भोलानाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी, जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन किया था उसका मुख्यालय कहाँ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खूंटी। रांची के खूंटी जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छोटनागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? छोटनागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इग्नेश बेक। इग्नेश बेक। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग का अगला सवाल है, सूरज गर्म जलकुंड का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं? तो सूरज गर्म जलकुंड कहाँ पर स्थित है? वो हजारीबाग में है और ये भारत का सबसे गर्म जलकुंड भी है। और इसका तापमान कितना होता है? इसका तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे, 88 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में है ये 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसकी पानी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसकी पानी में प्रचुर मात्रा में सल्फर पाया जाता है, जो चर्म रोग के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, झारखंड में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत भाग आरक्षित वन की श्रेणी में आता है? आरक्षित वन की श्रेणी में आता है। तो झारखंड का कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आरक्षित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 17.5%। 17.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दामोदर नदी झारखंड में कुल कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? दामोदर नदी झारखंड के कुल कितने जिलों से होकर प्रवाहित होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 जिले से होकर प्रवाहित होते हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं? लातेहार, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। 7 जिले कौन कौन से हैं? लातेहार, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस वन्यजीव अभयारण्य के मध्य में हरी पहाड़ी नामक एक झील स्थित है? तो हरी पहाड़ी नामक झील किस वन्यजीव अभयारण्य के मध्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
ए तोपचाची अभयारण्य, तोपचाची अभयारण्य। तो जो तोपचाची अभयारण्य इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये इसकी स्थापना हुआ था 1978 में, 1978 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो वो हुआ था 19 जनवरी 2009 को। उस समय झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सही आंसर है ऑप्शन बी, सैयद सिब्ते रज्जी, सैयद सिब्ते रज्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को आधिकारिक रूप से किस तिथि को लागू किया गया था? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को आधिकारिक रूप से किस तिथि को लागू किया गया था? तो किस तिथि में यह लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 15 अगस्त 2020 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त 2020 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, झारखंड में सबसे कम अवधि मात्र 10 दिन तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मात्र 10 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, वो कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन इन्होंने कब से कब तक मुख्यमंत्री पद पर थे? ये 2 मार्च 2005 को मुख्यमंत्री बने थे और बहुमत साबित ना कर पाने के कारण मात्र 10 दिन के बाद 12 मार्च 2005 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक ही मुख्यमंत्री बने रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, दुमका को उप राजधानी बनाने की आधिकारिक घोषणा किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? दुमका जो झारखंड का उप राजधानी है, तो ये उप राजधानी बने थे किसके कार्यकाल में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में। और बाबूलाल मरांडी जो है वो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के कार्यकाल में दुमका को राज्य की आधिकारिक उप राजधानी घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, पूर्वी सिंहभूम का सुरदा खान किस खनिज के उत्खनन से संबंधित है? तो सुरदा खान में किस खनिज की उत्खनन होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। ऑप्शन बी, तांबा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, रिफैक्ट्रीज उद्योग के लिए प्रसिद्ध चिरकुंडा झारखंड के किस खनिज बेल्ट के अंदर आता है? तो ये किस खनिज बेल्ट के अंदर आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति किस वर्ष प्रख्यापित की गई थी? झारखंड औद्योगिक पार्क नीति किस वर्ष प्रख्यापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, अगला सवाल जो हम लोग का है वो सामान्य ज्ञान से है। जोजो हातू किस विशिष्ट धात्विक खनिज के खनन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? जोजो हातू किस विशिष्ट धात्विक खनिज के खनन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रोमाइट, क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, ऋग्वेद के
किस मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है? दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। दशराज युद्ध को 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। तो किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वें मंडल में। ऑप्शन बी, 7वें मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती पुस्तक के लेखक है भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भास्कराचार्य द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के जो विद्रोह हुए थे उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड पाल्मस्टन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे, लॉर्ड पाल्मस्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय धारा है? गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय धारा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनी ट्रायल प्रोटोकॉल का संबंध किस संरक्षण से है? तो मनी ट्रायल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस देश को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? लैंड ऑफ 1000 लेक्स यानी 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1952 में। ऑप्शन सी, 1952 में। अगला सवाल है, दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में लोकपाल और लोकायुक्त किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2013 में। ऑप्शन बी, 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का आधिकारिक संरक्षक कौन होता है? भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं उनके आधिकारिक संरक्षण कौन होता है? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
भारत में बैंकिंग क्षेत्र का प्रथम राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारत में बैंकिंग क्षेत्र का प्रथम राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1969 में। 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग, वर्तमान नाम नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, अभी का नाम हो गया नीति आयोग। तो इसका गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? भारत में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर VKRV राव। डॉक्टर VKRV राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, परमाणु बम का विस्फोट किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम का विस्फोट किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, और ये हमारे पार्ट 2 का अंतिम सवाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धर्मपाल ने। धर्मपाल ने। अगला जो पार्ट है वो सामान्य विज्ञान के हैं, और ये सामान्य विज्ञान का पहला सवाल, ऑप्टिकल फाइबर संचार मुख्य रूप से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर संचार मुख्य रूप से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी थी? तो प्रकाश की जो चाल है सबसे पहले किसने मापी थी? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किया था रोमर ने। अगला सवाल है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला सवाल है, आतिशबाजी में हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी यानी जब हम लोग फटाका फोड़ते हैं तो उसमें जो हरा रंग निकलता है वो किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेरियम के कारण। पटाखों में जो हरा रंग निकलता है वो बेरियम के कारण निकलता है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, इन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है? इन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो इन्वर्टर का जो मुख्य कार्य होता है वो डीसी को एसी में बदलना, यानी इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी डीसी को एसी में बदलना। अगला सवाल है, भारी उद्योग और रॉकेट ईंधन में प्रयुक्त होने वाले तरल हाइड्रोजन का रंग कैसा होता है? भारी उद्योग और रॉकेट ईंधन में प्रयुक्त होने वाली तरल हाइड्रोजन का रंग कैसा होता है? तो
इसका जो रंग होता है वो किसी रंग का नहीं होता है, यानी वो रंगहीन होता है। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, रंगहीन, कलरलेस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रासायनिक रूप से झूठा सोना किसे कहते हैं? झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहते हैं। झूठा सोना को हम लोग मूर्खों का सोना भी कहते हैं, और इसका रंग जो होता है वो पीला पीतल जैसा कलर होता है। तो झूठा सोना किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरन पायराइट्स, आयरन पायराइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास सबसे पहले किसने किया था? डीएनए और फिंगरप्रिंट तकनीक का विकास सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर है सर एलेक जेफरीज, सर एलेक जेफरीज। इसका सही आंसर है सर एलेक जेफरीज, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाइड्रोफोबिया रोग किस जानलेवा वायरस के संक्रमण का अंतिम लक्षण है? हाइड्रोफोबिया, जो पानी से डर लगता है जिनको, उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वो रोग किस जानलेवा वायरस के संक्रमण का अंतिम लक्षण है? तो ये जो है हाइड्रोफोबिया रोग, ये रेबीज वायरस के कारण होता है, रेबीज वायरस के कारण, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। रेबीज आमतौर पर जैसे पागल कुत्ते, सियार, बंदर के काटने से भी फैलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस धीरे धीरे मुक्त होती है? अगर ब्लीचिंग पाउडर को खुले में रख दें तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलते हैं क्लोरीन गैस, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्लोरीन गैस। अगला सवाल है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारा, ऑप्शन बी पारा। एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान पर भी तरल अवस्था में पाया जाती है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और पारा का उपयोग हम लोग किस किस चीज़ में करते हैं? जैसे थर्मोमीटर, बैरोमीटर, इस सब में किया जाता है। और ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव्य अवस्था में रहती है। ब्रोमीन एक अधातु है, ये भी तरल अवस्था में रहते हैं लेकिन ये अधातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तुल्यकाली जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। एक तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थिर उपग्रह, तुल्यकाली उपग्रह को ही भूस्थिर उपग्रह भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसने की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक, ऑप्शन बी मैक्स प्लांक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, लाफिंग गैस का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किस रूप में किया जाता है? तो लाफिंग गैस का जो उपयोग वो चिकित्सा के क्षेत्र में हल्के निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है और दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है। इसका ये दोनों ही आंसर होंगे कि दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है और हल्का बेहोश करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होंगे वो बी और सी दोनों होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स में तीखा स्वाद देने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स में तीखा स्वाद देने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोनिक
अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनेट या लेक्सान, पॉलीकार्बोनेट या लेक्सान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, और ये इस सेशन का अंतिम सवाल भी है। ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप है और ये शुद्ध कार्बन का एक रूप है। ग्राफीन जो है वो एक शुद्ध कार्बन का रूप है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,